चलिए आज बात करते हैं आर्कटिक की। वहां की बर्फीली दुनिया में ना एक बड़ी ही अजीब, कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल कहानी चल रही है। और इस पूरी कहानी का सार सिर्फ एक संख्या में छिपा है। 50। 50 से भी कम। अब कोई सोच रहा होगा ये क्या नंबर है, तो सुनिए, ये है उन यूरोपियन सैनिकों की संख्या जिन्हें हाल ही में विशाल आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए भेजा गया है। जी हाँ, 50 से भी कम। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। इसका मतलब स्विट्जरलैंड जितना बड़ा एरिया, और उसकी रखवाली के लिए सिर्फ एक सैनिक। ये कैसी स्ट्रेटेजी है यूरोप की? मतलब चल क्या रहा है यहाँ? तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस मिशन का एक ऑफिशियल नाम भी है, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। नाम तो बड़ा भारी भरकम है, पर इतने कम सैनिकों के साथ ये मिशन आखिर है क्या? ये स्लाइड देखिए, ये चीजों को और भी ज्यादा साफ कर देती है। फ्रांस ने भेजे हैं 15 सैनिक, जर्मनी ने 13 और फिनलैंड ने तो सिर्फ 2 संपर्क अधिकारी भेजे हैं। हाँ, और भी देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, ये सब भी अपनी छोटी छोटी टीमें भेज रहे हैं। कुल मिलाकर बस गिनती के कुछ दर्जन। तो ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है? देखिए, यूरोप के अधिकारी कह रहे हैं कि ये डेनमार्क के नेतृत्व में एक टोही मिशन है, मतलब एक तरह का सर्वे मिशन। और इसका मकसद क्या बताया जा रहा है कि आर्कटिक में मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ानी है और ये दिखाना है कि ये इलाका कितना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? इस अजीब सी मिलिट्री तैनाती के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब एक ही नाम में छिपा है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कई महीनों तक उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। उनका तर्क, जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, बड़ा सीधा साधा था। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन कर लेंगे। तो अभी की सिचुएशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का एक स्वायत्त यानी ऑटोनमस इलाका है। डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के साथी हैं। अमेरिका का तो पहले से ही ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस है और संधियों के तहत उसे पूरी मिलिट्री एक्सेस भी मिली हुई है। लेकिन यहाँ पेंच ये था कि ट्रंप को सिर्फ एक्सेस नहीं चाहिए थी, उन्हें तो पूरे द्वीप का मालिकाना हक चाहिए था। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये गिनती के सैनिक मिलिट्री के लिहाज से ग्रीनलैंड की रक्षा कर ही नहीं सकते, तो फिर उनका असली मिशन क्या है? चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे कर रहा है। ये मिशन डिफेंस के बारे में है ही नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल सिग्नल भेजने के बारे में है। चलिए जरा मिलिट्री की हकीकत पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या ये मुट्ठीभर सैनिक अमेरिकी कब्जे को रोक सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, अमेरिकी सेना के पास इतनी जबरदस्त एयरलिफ्ट कैपेसिटी है कि वो कुछ ही घंटों में ग्रीनलैंड पर कंट्रोल कर सकती है। यूरोप के पास तो ऐसी कोई ताकत है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि यूरोप खुद ये मानता है कि ये मिशन सैन्य प्रतिरोध के लिए है ही नहीं, ये है जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के लिए। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप कई इंटरनेशनल पार्टनर्स को शामिल कर लेते हैं ताकि किसी भी एक तरफा एक्शन की डिप्लोमेटिक कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस मिशन से ये पक्का हो जाता है कि अगर अमेरिकी सैनिक ग्रीनलैंड में उतरते हैं तो उनका सामना सिर्फ डेनमार्क से नहीं होगा, उन्हें फ्रेंच, जर्मन, नॉर्डिक और ब्रिटिश सैनिकों से भी निपटना पड़ेगा। और ये चीज़ किसी भी मिलिट्री एक्शन को एक बहुत ही पेचीदा डिप्लोमेटिक सिरदर्द में बदल देती। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए यूरोप के पास अब क्या रास्ते बचते हैं? वो एक तरह से एक रणनीतिक चौराहे पर खड़े हैं और उनके सामने 3 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन, फुसलाना, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करो और नेटो में और ज्यादा सहयोग का ऑफर दो। दूसरा, रोकना। इसके लिए ग्रीनलैंड में एक बड़ी परमानेंट मिलिट्री फोर्स तैनात करनी होगी। और तीसरा ऑप्शन है, इंतजार करो, बस हाथ पर हाथ धरकर बैठो और उम्मीद करो कि ये मुद्दा अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। अब इन तीनों में से अगर यूरोप की अंदरूनी पॉलिटिक्स को देखें तो इंतजार करने वाली रणनीति ही सबसे रियलिस्टिक लगती है। यूरोपियन नेता शायद यही सोच रहे हैं कि अमेरिका का ध्यान कहीं और, जैसे चीन या ईरान पर भटक जाएगा और ग्रीनलैंड का मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो आखिर में इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा से हम क्या समझें? क्या यूरोप का ये कदम एक आने वाले तूफान के सामने बस एक छोटा सा झंडा लहराने जैसा है? ये जो कोट है, ये यूरोप की पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में बता देता है। यूरोप एक झंडा लहरा रहा है और उम्मीद कर रहा है
कि इसे एक ढाल मान लिया जाएगा। वो एक सिंबॉलिक कदम उठा रहे हैं इस उम्मीद में कि ये एक असली मिलिट्री या डिप्लोमैटिक शील्ड का काम करेगा। लेकिन यहीं पर एक बुनियादी प्रॉब्लम सामने आती है। कोई भी मैसेज या सिग्नल तभी काम करता है जब उसे भेजने वाले के पास असली ताकत हो। सिर्फ प्रतीकों से काम नहीं चलता, इनकी अपनी एक लिमिट होती है, खासकर तब जब आपका सामना सीधी सादी हार्ड पावर यानी मिलिट्री ताकत से हो। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जियोपॉलिटिक्स की इस उलझी हुई दुनिया में एक प्रतीक, एक सिंबल आखिर कब एक असली ढाल बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस चर्चा के लिए शुक्रिया।